बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो डिफरेंट सवालात हैं, उनको यहाँ आंसर कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि एक ज़मीन जो हमारे पास है, हमने मालूम करना है कि इसका खसरा नंबर कौन सा है। तो वो कैसे पता चलेगा? या हम मौज़िया में एक खसरा तलाश करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे खसरा नंबर 70, तो हम कैसे उसको तलाश कर सकते हैं कि खसरा नंबर 70 ये कहाँ वाक़या है। तो जनाब, आप जहन में रखें कि किसी भी मौज़िया के मैप यानी नक्शा वो मुरतब किया जाता है, और दो तरह के नक्शा जात अवेलेबल होते हैं। एक नक्शा उसको कहते हैं लट्ठा। ये मौजूद होता है पटवारी के पास, कपड़े के ऊपर इसको तैयार किया जाता है। और दूसरा नक्शा उसको कहते हैं मसावी, और ये रिकॉर्ड रूम में, मुहाफ़िज़ खाना में अवेलेबल होता है। और इसी तरह तहसील रूम में भी, ये तहसील ऑफिस में भी ये दस्तयाब होता है। लेकिन मेनली लोगों को दो जगहों से इसकी एक्सेस हासिल होती है। नंबर एक, पटवारी के पास आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। नंबर दो, मुहाफ़िज़ खाना जो बताया है वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आ जाएं कि ये मैप है क्या। तो जिस तरह किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का आपने अक्सर देखा होगा, मैप वगैरह डिस्प्ले किया जाता है ऑनलाइन भी, या आप किसी सोसाइटी में गए हैं तो वहाँ अवेलेबल होता है। तो जिस तरह उसके ऊपर वो प्लाट्स बने होते हैं और प्लाट्स के नंबर्स दिए गए होते हैं, बिल्कुल आप समझ लें कि इसी अंदाज से एक बड़ा सा मैप तैयार किया जाता है जो किसी भी मौज़िया का होता है, और उसमें इसी तरह खसरा के नंबरात लिखे होते हैं और एक तरतीब से वो चल रहे होते हैं। आप वहां से किसी भी खसरा को लोकेट कर सकते हैं। फिर उस मौज़िया में जहाँ कहीं कोई रोड है या कोई रेलवे लाइन है या और कोई अहम इमारत है, या इसी तरह से अहम इमारत से मुराद ये कि कोई स्कूल वगैरह है या कोई ग्राउंड है या आबादी देह है जिसको लाल लकीर भी कहते हैं, तो ये सब अलग से वहाँ मार्क भी किए गए होते हैं, इनके अलग से निशानात भी उस पे लगे होते हैं। तो आप आसानी से तयन कर सकते हैं कि फलां खसरा किधर है। इसी तरह पटवारी वो, क्योंकि आमतौर पे मौज़िया से उसको मुकम्मल आगाही भी होती है, तो पटवारी भी आपको इस हवाले से मालूमात दे सकता है कि फलां खसरा इसकी तकरीबन लोकेशन ये है। अगर उनको एग्जैक्ट लोकेशन ना भी पता हो तो वो तकरीबन लोकेशन आपको बता सकते हैं। मौके पे तो जाके वो आसानी से तयन कर लेते हैं, जाहिर है वो एक्सपर्ट हैं इस काम के। मौके पे तो वो जाके तयन कर सकते हैं कि ये है, लेकिन अपने ऑफिस में बैठ के भी वो आपको एक अच्छी आगाही दे सकते हैं कि ये खसरा ये कहाँ पे है। ये तो हो गया। इस हवाले से इसमें ये भी बहरहाल बताता चलूं कि आपने ये जानना कि आपकी मलकियत कौन से खसरे में है, तो उसके लिए आपको फर्द चाहिए होता है। फर्द आप लेते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आप फलां फलां खसरे के अंदर मालिक हैं, और एक खसरे में आपका शेयर कितना है, तो वो भी फर्द से डिटरमिन हो जाता है। अब दूसरा सवाल ये दो डिफरेंट लोगों ने पूछा है, और उनका ये है कि हमारे वालिदैन, वालिद या वालदा जो भी, या दादा, उनकी डेथ हो गई है और वो काफी टाइम पहले हुई है। इतना टाइम पहले हुई है कि उस वक्त नादरा का रिकॉर्ड ही नहीं था, यानी 50 साल पहले, 60 साल पहले। अब वो कहते हैं कि जब वरासत करवाने जाएं तो वहां तो एफआरसी मांगा जाता है। तो एफआरसी तो है ही नहीं है, क्योंकि नादरा के पास तो उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो इसका क्या तरीकाकार है? अब जनाब, मैं इस पे जो राय अपनी रखने लगा हूं आपके सामने, मैंने प्रैक्टिकली ये नहीं किया, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक यही इसकी तरतीब बनती है। वो ये है कि आप एडीसीआर को एप्लीकेशन दें, एडीसीआर को ये तमाम बात बताएं कि जनाब इस तरह से ये शख्स जो है, ये मेरे दादा हैं या मेरे वालिद हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि महकमा माल के पास तो उनका रिकॉर्ड मौजूद है, यानी आपके दादा का नाम भी मौजूद होगा, शजरा नसब भी मौजूद होगा, उनके नाम पे अराजी भी मौजूद होगी, तभी तो आपने इंतकाल वरासत करवाना है कि उनके नाम पे कोई अराजी मौजूद है। तो आप वो रिकॉर्ड पेश करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ कि जनाब ये रिकॉर्ड के मुताबिक मालिक हैं, इनके वारसान में हम लोग ये शामिल हैं, हमारे अलावा और कोई वारिस नहीं है, हमारे पास नादरा का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि इनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है। आप इसके लिए गवाह पेश करेंगे अपनी इस बात की सपोर्ट में। दीगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोई आपके पास अवेलेबल हो, लाइक से कोई निकाह नामा है पुराना आपके पास अवेलेबल, आपके अपने आईडी कार्ड, क्योंकि उनके ऊपर वल्दियत लिखी हुई है जो साबित करेगी कि इसके आप बेटे हैं, इस फलां शख्स के। तो जो जो भी एविडेंस आपके पास अवेलेबल हो सकता है वो आप साथ अटैच करेंगे। मेनली ये बात आप समझ लें कि जैसे गवाहों के साथ ही डिसाइड होगी, इसी तरह अदालत या एडीसीआर का ऑफिस वो इसकी तस्दीक कर सकता है कि मौके पे आया ये जिस जमीन का आप क्लेम कर रहे हैं ये वाकई आपके पास है। अगर ये साबित हो जाता है कि इसका कब्जा भी आपके पास है, तो फिर वो ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आपके नाम पे
इसका इंतकाल वरासत दर्ज किया जाए। लेकिन सपोज आप वहां जाते नहीं हैं या वो आपको रिफ्यूज कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में सिविल कोर्ट की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहां आप जाके अपनी इसी बात को साबित करेंगे कि हम ही वारिस हैं इस फलां शख्स के, हमारे अलावा दीगर कोई वारिस नहीं है। अगेन आपने वहां भी एविडेंसेस जो आपके पास अवेलेबल हैं वो पेश करने हैं, गवाह आपने वहां भी पेश करने हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी आप समझ लें कि 100% है कि ये आपकी फेवर में डिग्री हो जाएगी। अदालत अगर ये फैसला कर देती है तो अदालत फिर महकमा माल को हुक्म देगी कि इनके हक में इंतकाल वरासत दर्ज किया जाए, प्रॉपर्टी इनके नाम पे ट्रांसफर की जाए। अब क्योंकि ये मजबूरी है, अब अगर आप ये कहें कि आप एफआरसी के लिए जुस्तजू करें कि आपको एफआरसी मिल जाए, तो उसका पहली तो बात है चांस बहुत कम है, क्योंकि नादरा कहेगा हमारे पास तो इस शख्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड होगा तो हम बना के देंगे एफआरसी। और सेकंड बात ये है कि उसकी एफर्ट करने की बजाय आप डायरेक्ट इसी को हासिल करने की कोशिश करें कि अदालत से डायरेक्ट इसका हुक्म लिया जाए कि आपके नाम पे इंतकाल वरासत दर्ज हो। अगर आप एफआरसी ले भी लेते हैं तो उसके लिए भी पहले आपको अदालत में जाना है। आप एफआरसी के लिए एक बार अदालत में जाएंगे, फिर आप दोबारा जाएंगे इसको हासिल करने के लिए, जुस्तजू करेंगे इंतकाल वरासत के लिए, और एफआरसी बन जाए इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि नादरा के पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है उस शख्स का जो फोत हो गया, लेकिन महकमा माल के पास जरूर उसका रिकॉर्ड है। तभी तो आप मैंने जिक्र किया कि वो उसकी जमीन है, तो आप ये सारा तरद्दुद करने जा रहे हैं, और जमीन है तो इसका मतलब है कि उसका नाम महकमा माल के पास मौजूद है। इसलिए आप डायरेक्ट महकमा माल पे केस करके तो ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की ये एफर्ट कर सकते हैं।